हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक और तैयारी कर रहे हैं सक्षमता परीक्षा की, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अभी के इस वीडियो में हम लोग बात करें हिंदी व्याकरण की। और ये जो हिंदी व्याकरण है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आप सभी के सक्षमता एग्ज़ाम के लिए। चाहे आप बेसिक ग्रेड के टीचर हों या स्नातक ग्रेड के टीचर हों, आप सभी के जो भी आपका सिलेबस रहेगा उसमें हिंदी कंपलसरी यहाँ पे होने वाला है। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के टीचर क्यों ना हो, चाहे आप उर्दू टीचर हों, बांग्ला के टीचर हो, अंग्रेजी के शिक्षक हो, वहाँ पे आप लोग को हिंदी विषय की यानी हिंदी विषय की आपका जो वहाँ पे उसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और हिंदी में जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो होगा वो होगा हिंदी व्याकरण। और यहाँ पे आप लोग का जो है 30 नंबर का जो हिंदी का सवाल रहने वाला है, उसमें से 25 नंबर के आसपास आप लोग का व्याकरण से यहाँ पे सवाल रहने वाला है। तो उसी के क्रम में मैं आप लोगों के लिए वर्ण एवं उसके प्रकार पाठ या वर्ण एवं उसके प्रकार टॉपिक से जो है यहाँ पे हम लोग अभी जो है 40 प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव सेट वर्ण लेकर के आ चुके हैं। इसका 2-3 सेट आप लोग का आएगा वर्ण एवं उसके प्रकार के। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए और इसके सारे सेट को देख के चलिए, ताकि आप लोग का कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। और साथ ही साथ आप लोग को इस वीडियो में हम जो PDF बता रहे हैं वो अगर आप लोग को लेना है, या फिर आपका जितना PDF छूट गया अगर वो लेना चाहते हैं, या फिर आने वाले समय में परीक्षा तक आप लोग को PDF चाहिए, तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करिए 9709474735। इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करिए। यहाँ पे आप लोग को PDF मिल जाएगा और इसके बदले आप लोग को 399 रुपये पेमेंट करने होंगे। तो चलिए अब हम लोग शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को और क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आइए यहाँ से हम लोग ये देखना शुरू करते हैं। यहाँ पे आप लोग नंबर चाहिए, तो यहाँ पे आप लोग का है फीस 399 है। आइए यहाँ से हम लोग पहला क्वेश्चन सवाल देखते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन ए है शब्द, बी है व्यंजन, सी है आपका स्वर और डी है आपका वर्ण। तो यहाँ पे आप लोग का जो हो जाएगा, किसी भी भाषा का जो सबसे छोटा इकाई होता है वो उसका वर्ण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगले यहाँ पर आता है कि हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दोनों को मिला करके और साथ ही साथ संयुक्त अक्षर सभी को मिला लीजिएगा तो आपका हो जाएगा 56। अगर ऐसे देखा जाए नॉर्मली बिना संयुक्त अक्षर के तो 52 यहाँ पे इसकी संख्या होती है, लेकिन इसमें 4 क्या चीज़ है? संयुक्त अक्षर है। तो दोनों जोड़ देंगे तो हमारे पास 56 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कि हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जा सकती है? ऑप्शन नंबर ए हो गया स्वर, और बी हो गया व्यंजन, सी हो गया वर्ण और डी हो गया अक्षर। तो यहाँ पे अगर बात करिएगा हिंदी भाषा में वह ध्वनि जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है तो वो होगा आपका स्वर वर्ण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कि संयुक्ताक्षर को छोड़कर के हिंदी में मूल वर्णों की कुल संख्या कितनी है? तो मूल वर्णों की कुल संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे संयुक्ताक्षर लेकर के आपके पास है 56। 56 में से आप अगर 4 घटा लीजिएगा, कितना बच जाएगा बाबू? तो 52 बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि स्वर किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए होगा जिनका उच्चारण लघु और गुरु में होता है। बी आपका होगा जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न के बाधा से होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा जिसका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा जिनका उच्चारण नाक और मुंह से होता है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है। ये इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से अग्र स्वर नहीं है। तो अग्र स्वर की अगर बात करिएगा तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अ जो है यहाँ पे अग्र स्वर नहीं है। बाकी ई ए आई ये जो आपको दिया गया है ये सभी आप लोग का अग्र स्वर है, ठीक है। अगले यहाँ पर आता है कि हिंदी में शब्दों के कितने प्रकार होते हैं? हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार होते हैं? तो हिंदी में जो स्वर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कि हिंदी वर्णमाला में अन और अह क्या है? तो ये जो अन और अह ये दोनों अगर देख लीजिएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं अयोगवाह। अयोगवाह कहा जाता है अन और अह दोनों को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो गया मूल स्वर, बी हो गया प्लुत स्वर, और सी हो गया आपका संयुक्त स्वर, और डी हो गया अयोगवाह। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्लुत स्वर जो होता है उसमें जो है जिनके उच्चारण दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। अगला यहाँ पर आता है निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? अ है, ऊ है, ए है और री है, सॉरी यों है। तो यों जो है आप लोग का ये आप लोग का स्वर नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगले यहाँ पर आता है कि उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों को कितने भेद में बांटा गया है? तो जीभ के अनुसार अगर बात करिएगा तो यहाँ पे जो अगर इसको बांटने की बात है तो वो है आपका
3 भागों में इसको बांटा गया है। अगला यहाँ पर आता है कि वे ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती क्या कहलाती है। तो उसका ऑप्शन नंबर ये हो गया आपका स्वर हो गया, बी हो गया व्यंजन, सी हो गया आपका बी हो गया आपका शब्द, सी हो गया आपका व्यंजन और डी हो गया संयुक्ताक्षर। तो व्यंजन का जो है यहाँ पे अगर बात करिएगा तो उच्चारण बिना स्वर के नहीं हो सकता। अगला यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से एक स्पर्श व्यंजन है। ऑप्शन नंबर हो गया तालव्य स, बी हो गया छ, उसके बाद आपका य है, ह है और तो इसका जो यहाँ पर अगर बात करेगा तो इसमें अगर देखिएगा तो छ अगर आप बोलिएगा तो यही आप लोग का स्पर्श व्यंजन है। बाकी आप लोग स बोल लीजिए, य बोलिए, ह बोलिए, तो ये सभी आप लोग का अस्पर्श व्यंजन में आता है। अगला यहाँ पर आता है कि हिंदी व्याकरण के अंतिम पंचमाक्षर का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो अगर बात करेगा पंचमाक्षर मतलब जैसे क से स्टार्ट किए और अंत कहाँ पे कर रहे हैं तो अंग पे, तो ये जो लास्ट वाला हो गया या फिर च से स्टार्ट कर रहे हैं लास्ट क्या कर रहे हैं तो इयों पर, तो ये इसको जो लास्ट वाले को क्या कहा जाता है तो इनको अनुनासिक कहा जाता है। इनको पढ़ने में यहाँ पे नासिक का जो है नासिका का इसमें यूज करना पड़ता है तो इसलिए इसका अनुनासिक कहते हैं। अगला यहाँ पर आता है अंतस्य व्यंजन है। अंतस्य व्यंजन क्या है तो इसमें जो य, र, ल, व इन चारों को जो है अंतस्य व्यंजन कहा जाता है। अगले यहाँ पर आता है तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह व्यंजन क्या है तो इसको हम लोग बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ये आप लोग का हो जाएगा। इसको आप लोग को पहचानने का तरीका क्या है कि जिसको बोलने के बाद ऊष्मा निकले तो उसको ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। अगला आता है कि उत्क्षिप्त व्यंजन क्या है तो ड और ढ ये दोनों को जो है यहाँ पे र और ढ जो है इसको हम लोग उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। अगला यहाँ पर आता है कि उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग कहाँ हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है आरजू, बी है खसरा, सी है आपका पढ़ाई और डी है जफर में। तो यहाँ पे आपका देख सकते हैं ढ का यूज हो रहा है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट। अगला यहाँ पर आता है कि ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है तो ये बना है आपका ज और आधा ज और उसके बाद यहाँ आपका है य। अगला हम लोग देखेंगे 20वां नंबर तो अक्षर और ज्ञ की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये हो गया कि ये संयुक्त व्यंजन है, बी है इनका प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में ही होता है, सी है ये व्यंजन अर्ध स्वर माने गए हैं, डी है आपका ये पूर्णतः स्वतंत्र व्यंजन है। तो ये होता है आपका संयुक्त व्यंजन होता है इसलिए इसको जो है यहाँ पे स्वतंत्र वर्ण नहीं माना गया। अगला यहाँ पर आता है कि हिंदी में व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी है तो यहाँ पे हिंदी में अगर बात करिएगा व्यंजन वर्णों की कुल संख्या की तो 41 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कि कंठस्थ ध्वनि क्या है जिसका यहाँ पे बोल रहा है कि किसका उच्चारण जो है वो जो है कंठ से होता है। तो यहाँ पे अगर चेक करिएगा तो क, ख, ग, घ ये तीनों आपको मिलेगा जिसका जो है ध्वनि आपके कंठ से आता हुआ सुनाई देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कि तालव्य स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा मूर्धन्य, बी होगा तालव्य, सी होगा दंत और डी होगा ओष्ठ। तो ये हो जाएगा आपका तालव्य से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कि मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है। मूर्धन्य अगर जिसका जो है उच्चारण मूर्धा की सहायता से हो रहा है तो यहाँ पे च, छ, ज, झ ये तीनों का जो है यहाँ पे मूर्धा की सहायता से हो रहा है तो इसलिए इसका हो जाएगा आपका जो है ये च, छ, ज जो होगा वो यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ट, ठ, ड, ढ ये होगा आपका मूर्धन्य का। इसका आपको जब पीडीएफ देंगे तो उसमें यहाँ पे इसको सुधार कर दिया जाएगा। 25वां नंबर हम लोग देखेंगे तो त, थ, द, ध और दंती स आदि का उच्चारण स्थान क्या है तो यहाँ पे अगर देखिएगा त, थ, द, ध तो ये क्या चीज़ है आपका दंत से है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है वो क्या कहलाते हैं तो इसको कहा जाता है आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर आता है कि यदि नीचे का होंठ पूरी तरह से काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगा तो ब का जो उच्चारण होगा ना उसमें हम लोग को कठिनाई होगा, यानी कि ब के उच्चारण स्थान में हम लोग को कठिनाई होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर है व व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है।
ऑप्शन नंबर ए हो गया दंत, बी हो गया आपका ओष्ठ, सी हो गया आपका मूर्धन्य, डी हो गया आपका दंतोष्ठ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कि वत्सर्य व्यंजन कौन सा है, तो यहाँ पे 29वां का हो जाएगा आधा नौ जो है, यहाँ पे नौ में हलंत जो लगा हुआ है वो वत्सर्य व्यंजन है। अगला यहाँ पर आता है कि स्वर रहित र का प्रयोग कहाँ हुआ, तो स्वर रहित यहाँ पे हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, पुनर्निर्माण में इसका यूज हुआ है। अगला यहाँ पर आता है कि निम्न में से अल्प विराम अल्प प्राण वर्ण कौन सा है, जिसको यहाँ पे हम लोग को खींच करके पढ़ने की आवश्यकता नहीं हो, तो ऐसा होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि क और ग, इसको हम लोग को खींचने की आवश्यकता नहीं है। अगला यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका गलत है, ब सशोध औष्ठ महाप्राण है, ये महाप्राण नहीं है, ये अल्प प्राण है। ठीक है, अगला यहाँ पर आता है कि जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों की कंपन न हो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आप लोग का ऑप्शन नंबर सी यानी कि अशोध ध्वनियाँ वो कहलाते हैं। अगला यहाँ पर आता है कि प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि हो रही, तो इसमें बोलते हैं हम लोग युग्मक ध्वनि हो रही है। अगला यहाँ पर आता है 35वां नंबर की निम्न में से महाप्राण ध्वनि नहीं है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि क का जो है यहाँ पे इसको जो खींच के पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए महाप्राण नहीं है। अगला यहाँ पर आता है कि अशोध वर्ण कौन सा है, तो अशोध वर्ण इसमें से खोजिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर ए मिलेगा यानी कि अ। अगले यहाँ पर आता है कि संबल में कौन सी ध्वनि है, तो यहाँ पे संबल जो है उसमें है संपृक्त आप लोग का जो ध्वनि हो रहा है वो उसमें आ जाएगा। अगला 38वां नंबर है कि अधोलिखित शब्दों का कौन सा रूप वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, यहाँ पे शुद्ध खोजा जा रहा है, तो यहाँ पे परमात्मा आप लोग देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही नजर आएगा। फिर यहाँ पे आप लोग को शुद्ध वर्तनी को खोजना है, तो यहाँ पे घनिष्ठ देखिएगा ऑप्शन नंबर सी वो आपको सही दिखेगा। 40वां नंबर है कि फिर इसमें से शुद्ध खोजना है, तो ये आशीर्वाद यहाँ पे आप लोग का मिल जाएगा, बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इसी तरह से पीडीएफ लेना है, आपका जितना छूटा हुआ इसी टाइप का पीडीएफ सब मिलेगा, आप लोग जो है इस नंबर पे कांटेक्ट करिए 97094735। इस नंबर पे आप लोग को व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बदले आप लोग को 399 रुपये पेमेंट करने होंगे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।